बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या मुल्क में जो महंगाई का तूफान एक आया हुआ है, क्या अवाम अपने हक के लिए निकलेंगे? 14 अगस्त को एहतजाज किया गया पीटीआई की तरफ से। ज़ाहिरी तौर पर ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया गया कि ये पीटीआई कर दिया, लेकिन लोगों ने एहतजाज किया और आज जो है जो हमारे वुज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज पीटीआई की तरफ से था। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या आगे भी लोग निकलेंगे जिस तरह 14 अगस्त को निकले, प्रॉपर एहतजाज हुआ? क्या देखते हैं इस सवाल? देखिए, अगर मैं 17 अगस्त की बात करूं तो ये वो दिन है जहां पे सन का कंजंक्शन स्टार्ट हो जाएगा केतु से। और 17 से 3 दिन आगे मोस्टली सन जो है 1 डिग्री एक दिन में ट्रांजिट करता। तो अगर हम 3 दिन लगाएं तो तकरीबन 3 डिग्री पे सन आ जाएगा। और केतु जो है ऑलमोस्ट 5 और 4 डिग्री के बीच में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये कंजंक्शन जैसे जैसे टाइट होता जाएगा तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो अवाम निकले ना निकले, मुझे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट पे। और अवाम के लिए, या यूं कहा जाए किसी भी एहतजाज के लिए, ये ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें रिजल्ट आप तवक्को कर सकते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन वीक हो रही है और आपका जो एक आम आदमी है जिसको हम सेकंड से कंसिडर करते हैं वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो इस दौरान में मेजर एक्टिविटीज गवर्नमेंट में, या यूं कहा जाए एक्टिविटीज नहीं, हलचल, वो आपको नजर आने वाली है। बहुत ज्यादा हलचल होगी। और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आज से लेके तकरीबन 15 दिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट गुजरने वाला है पूरी दुनिया के लिए। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बयान सामने आया है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब से हमें हमारी मुलाकात जो है वो करवा दी जाती है तो हम कायमा कमेटी में वापस आ सकते हैं। अब मलिक साहब, ये बताइएगा, पीटीआई का हुकूमत के अंदर रहकर या फिर पार्लियामेंट बेंचेस पर बैठकर इस मसले का हल निकालना, खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाना, वो ज्यादा बेहतर है या सड़कों पर आना ज्यादा बेहतर है? क्या देखते हैं इस बात से? पीटीआई के लिए फिलहाल एक यक्ष मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक जान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे इधर बहुत डिस्ट्रप्शन दिख रही है। और ये जो महीना है इसमें बहुत हलचल होने वाली है पीटीआई में। तो मुझे लगता है कि ये एक पेज पे नहीं है, ये अब जान नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इनको इसके बुरे नतज मिल सकता है। और जो आप मुझे 27 सितंबर का बार बार बोल रहे हैं, मैंने वैसे ही एक डेट देखी है उसकी रेगुलर, मतलब जैसे देखते हैं और उस दिन का जायचा बना के। तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता कि उस दिन कोई मेजर एक्टिविटी पीटीआई की तरफ से होगी। वो अलग बात है कि उसका आगाज अगर ये पहले कर दें, किसी और टाइम पे कर दें, तो फिर वो सब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन 27 सितंबर में ये कोई मेजर मार्का मारते हुए नहीं नजर आने वाला। मलिक साहब, अभी आपने जिक्र किया कि पीटीआई एक पेज पर नहीं है और इनके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। अब शेर अब्दुल मरवा साहब ने एक बड़ा दिलचस्प आज ही ये इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि पीटीआई में 3 ग्रुप्स जो हैं ये बन चुके हैं और ये एक दूसरे के शदीद खिलाफ हैं। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप क्या देखते हैं, क्या ये सिर्फ 3 ग्रुप्स तक की बात महदूद रहेगी या पीटीआई आगे मजीद ग्रुप में भी तकसीम हो सकती है? क्योंकि अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो पीटीआई एक प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठी होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि मजीद तकसीम होती दिखाई दे रही है। आप क्या देखते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जहां पे मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट आती है वो 3 मल्टीपल पे चलता है। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 3 के बाद 6 हो जाए या 9 हो जाएंगे। तो 3, 6, 9 के नंबर चलेंगे। इसके अलावा अ, अंदर हो सकते हैं 2-3 लोग हों जो अलग पार्टी बना लें, लेकिन एक्चुअल में पार्टीज इधर 3 मल्टीपल के हिसाब से बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करूंगा। हमने देखा है कि पीटीए की क्यादत से तो अब जो आवाम है खान साहब को जो सपोर्ट करते हैं या उनसे कोई लगाव रखते हैं या जिन्होंने वोट दिया खान साहब के नाम पर, वो तो बिल्कुल उम्मीद हार चुके हैं कि ये क्यादत कुछ करेगी। आप क्या देखते हैं, क्या लोग खुद से कोई तहरीक चला सकते हैं, खुद से कुछ ऐसा इकदाम उठा सकते हैं सोशल मीडिया पे? जैसे इंडिया में हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसने अपने मुतालबात मनवाए और एक वजीर का इस्तीफा देना इंडिया की तारीख में बहुत कम ऐसी मिसाल मिलती है। क्या पाकिस्तान में भी आपको इस तरह का कोई नया सिलसिला, आपको नई तहरीक चलती दिखाई देती है जो अवाम खुद चलाए? ऐसे ही तहरीकें मुझे नजर आ रही हैं और मैंने बहुत दफा बोला है। और ये जो 2 महीने बड़े सेंसिटिव हैं, इनमें ऐसी चीजें हो सकती हैं। और जैसे कि पाकिस्तान अपनी दशा को कंप्लीट करने जा रहा है अगले साल के एंड में, तो जाहिर है ऐसे तो बैठे बैठे चेंज नहीं आएगा। चेंज के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है, और कुछ बहुत बड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिससे पूरे मुल्क का सिस्टम, ये यूं कहा जाए कि मुल्क की जो एक बैकबोन है उसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स नजर आ रही हैं।
गुज़श्ता रोज़ 15 अगस्त को आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, जिसमें आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि सूरज ग्रहण अब लग चुका है और आप इसके आप असरात देखेंगे कि दुनिया में एक मरतबा फिर जो जंग की एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई देंगी। आज ही की एक मेजर खबर है, बड़ी खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले किए हैं और एक पूरा स्टील मिल का जो प्लांट है वो तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जो अभी ड्रोन्स हमले किए हैं और मिसाइल फ्यूल तैयार करने वाला एक पूरा प्लांट रशिया का वो तबाह कर दिया है। और अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मिसाइल्स और ड्रोन्स का तबादला हो रहा है, यानी कि एक जंग छिड़ चुकी है। मतलब साहब, ये काफ़ी अरसे तक खामोशी रही, काफ़ी महीनों तक खामोशी रही, हल्के फुल्के अटैक होते रहे, लेकिन ये सूरज ग्रहण के बाद जो आपने प्रेडिक्ट किया था, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई और ये जंग शुरू हो चुकी है। क्या ये जो अटैक हैं आज ही के दिन और कल ही के दिन, एक दो दिन ही जारी रहेंगे, या फिर ये तवील होता मामला आपको दिखाई दे रहा है और इससे दुनिया पे क्या असर होंगे? देखिए दानिश साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास अप्रैल से जुलाई तक का एक ब्रेक था, वो मुझे नजर आ रहा था कि दुनिया में ब्रेक आने वाला है। ये जंगों में कमी आ जाएगी, बीच 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 में होती रही है, आपके सामने ही है। और इन चीजों में कमी आ जाएगी, लेकिन अब जो टाइम शुरू हो रहा है अगस्त ऑनवर्ड, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, ये बहुत डिस्टर्ब टाइम है। और बहुत अनप्रडिक्टेबल चीजें आपके सामने अगले 15 दिनों में आएंगी। बहुत अनप्रिडिक्टेबल वजह बहुत सारी हैं। प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की बात करें तो मार्स राहु का ट्राइन है, मार्स राहु के नक्षत्र में, राहु मार्स के नक्षत्र में, तो ये चीजें बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि मेजर एक्टिविटी रिलेटेड टू मिलिट्री आपके सामने आने वाली है। और अगर ये, जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या ये एक दो दिन की बात है, अगर अल्लाह करे ये एक दो दिन की बात रहे, लेकिन अगर ये जंग यहाँ रुकेगी तो कहीं और नया मसला खड़ा होगा। अब मैंने बताया है कि आपको पिछली वीडियो में, नॉर्थ और साउथ, अगर आप रूस रूस को भी देखें, वो नॉर्थ की साइड में पड़ता है दुनिया में तकरीबन। और साउथ की तरफ नीचे आ जाएं तो इधर ये साउथ अमेरिका, ये साउथ वाली साइड, यूरोप, ये अभी आपको बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत मेजर क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगले 15 दिन, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल नजर आ रहा है मुझे। तो अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे, कोई मेजर एक्टिविटी ना हो, लेकिन फिलहाल सितारों की रोशनी में मुझे ये रीडिंग नजर आ रही है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और अहम खबर है, वो ये है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ने आज एक ऐलान किया है और ये ऐलान जवाब बाकायदा दिया गया है अमेरिका के इस इकदाम का। अमेरिका की तरफ से पहली बेड़ा यूएसएस जॉर्ज जो है वो भेजा गया है ईरान की तरफ, बाकायदा जंग का आगाज करने के लिए या आपने हुर्मस पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए, मुकम्मल कंट्रोल के लिए ये भेजा गया है। उसके बाद ईरान की फौज ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक हम तैयार नहीं डालेंगे या फिर इनसे मुज़ाकरात या कोई आराम से नहीं बैठेंगे। मलिक साहब, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। क्या वाकई ईरान अब बाकायदा एक प्रॉपर जंग के लिए तैयार हो चुका है और क्या वाकई अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से निकल के तो अमेरिका के पास जाने वाला, क्या देखते हैं इस बात? दानिश साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से ईरान ऐसी धमकियां देता रहा है, लेकिन मेजर बात यह है कि उन्होंने हर चीज के ऊपर रिटेलिएट किया, कभी स्टार्ट नहीं किया। और ये बहुत एक समझदारी का पहलू कह सकते हैं, या यूं कहा जाए कि एक मतलब ऐसी चीज जिससे चीजें और अग्रेसिव ना हो। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है, जो मेरे सामने इस वक्त के इनके चार्ट के हिसाब से नजर आती है। और जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में होता है, मैंने बहुत दफा बताया है, क्योंकि ईरान के बर्थ चार्ट में जुपिटर फर्स्ट में है, कैंसर असेंडेंट है और वो एग्जॉल्टेड है। तो वो कभी ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकेंगे, चाहे या ना चाहे, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। उनके जायचे में ये चीज नजर आती है कि वो कोई गलत स्टेप, नाजायज स्टेप नहीं ले सकता है। बेशक मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके वहां कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होता होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि वो नाजायज स्टेप कभी भी नहीं लेंगे। ये मुल्क के नहीं बल्कि पूरी हर इंसान, हर फर्द, हर मुल्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनका जुपिटर किधर एक्चुअल प्लेस हुआ है। और जुपिटर की दशा उनकी एक्टिव है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये बात है, जून से जब मैंने आपको कहा था कि जैसे ही ये जुपिटर फर्स्ट हाउस में उनके ट्रांजिट होगा, आप देखेंगे कि ये नया बादशाह बन जाएगा ईरान, मिडिल ईस्ट का। और मेरे ख्याल से कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, काफी लोग अभी कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जायचा बता रहा है वो ये है कि ईरान के अंदर बहुत कंट्रोल है। बिल्कुल साहब, ऐसा ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो कंट्रोल करता है वही मशरिकी वस्ता का बादशाह कहलाता है। आज से पहले तक ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल जो है वो क्लेम नहीं किया। आप प्रॉपर इनके हाथ में है, इसका मतलब ईरान मिडल ईस्ट का बादशाह बना नहीं बल्कि बन चुका है। लेकिन मतलब साहब, ईरान को दबाने के लिए सऊदी अरब एक पूरा इत्तेहाद बना रहा है
पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, फिर मक्का एग्रीमेंट किया गया, तुर्की को भी ऐड कर दिया गया है। अब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने दावत दी है मिस्र को बाकायदा कि आप भी इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाएं। तो मौलवी साहब, जाहिर है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप क्या देख रहे हैं, क्या एक इलाके में दो बादशाह बनने वाले हैं, ईरान भी और सऊदी अरब भी? देखिए, मैं सऊदीया को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों के चार्ट, तो मुझे लगता है कि अगला बादशाह ईरान है। आप माने ना माने, जितने भी मुल्क इकट्ठे हो जाएं, लेकिन एज पर द रीडिंग जो चार्ट नजर आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ईरान कितना पावरफुल है, एटॉमिक पावर है, सऊदीया कितना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। चार्ट जो है वो बताता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे ईरान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नजर आती है। इसी वजह से मैंने आपको कुल मिला के एक समरी पेश की है कि यहाँ से ईरान का बहुत कंट्रोल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदीया किसी भी सेंस में उनको मतलब किसी तरह का डैमेज दे सकता है। ऐसा मुझे नहीं पॉसिबल नजर आता।